नावल धुंध के बाद राइटर सुंदर जबीं। एक खुशलहान आवाज़ उसकी समातों में उतर रही थी। उसने आंखें खोल दी। मलीहा, बेटे उठ जाओ, नमाज अदा कर लो। बाबा जान का मुशफिक चेहरा उसके सामने था। उसने दुपट्टा दुरुस्त किया और कंबल हटाती उठ गई। वो कुरान पाक लेने के लिए स्टडी में चले गए। जब वो वापस आई तो सहन में लगी टूंटी के सामने बैठी वो किसी अमीक सोच में मुनहमिक नजर आ रही थी। वो हैरान हुए। मलीहा, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, मैं वुज़ू करने लगी थी, उसने कहते हुए आस्तीन फोल्ड करना शुरू कर दी। फरीहा और माहम को भी जगा देना, वो हिदायत करते अपने कमरे में चले गए। उसने वुज़ू करने के बाद तौलिया उठाया जब नज़र स्टडी के खुले दरवाजे से होती। दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी उसका हाथ एक लम्हे को वहीं थम गया। 1 दिसंबर। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। ढेर सारा धुआं दिल में जमा होने लगा। उसने बमुश्किल आंखों में आने वाले आंसुओं को बहने से रोका। बहुत बुरा किया तुमने माज अहमद, बहुत बुरा। सारे आलम में मेरी जात का तमाशा बना दिया। भीगी पलकों को रगड़ते हुए वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। मगर यकसुई कहाँ थी। जैसे तैसे नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कितने गर्म आंसू चुपचाप पलकों की बाढ़ तोड़कर बहते चले गए। सारी दुआएं रास्ता भूल गईं। अल्लाह, तू जानता है, ये शख्स मेरे दिल का रोग बन गया है। ये मुझे जीने देगा ना मरने। तू जानता है मेरे दिल का हाल। सिर्फ तू समझ सकता है मैं उसे कैसे मांगू तुझसे, क्यों कर हासिल करूं उसे। वो हिचकियां लेकर रो रही थी जब माहम का हाथ उसके कंधे पर ठहर गया। क्यों रोती हैं आप? बस कीजिए खुदारा, सुकून तो पहले ही लुट गया है। मुआज साहब की बदौलत आप तो यूं इम्तिहान में न डालें। वह तलखी से कहती मुड़ गई। उसे कुछ और शिद्दत से रोना आया। क्या हो गया है आपी? सब ठीक हो जाएगा, फरीहा ने उसे तसल्ली दी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठीक नहीं होगा फरी, कुछ भी नहीं, वो कहती हुई उठकर चली गई। फरीहा ने नहायत दुख से उसे जाते देखा। वो सिर्फ बड़ी बहन नहीं थी, अजीज बहन भी थी और उसके दुख पर दिल तड़प रहा था, मगर कुछ करने से कासर थी। आज सिर्फ माज अहमद की बदौलत उनकी फैमिली एक बंद गली में थी जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था और वापसी नामुमकिन थी। वरना आज से 6 माह पहले वो बहुत खुश रहते थे। हर हाल में शुक्र खुदा करते कनात पसंद लोग जिन्हें खुश रहने के लिए ढेर सारी वजूहात की ज़रूरत नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी तलाश करते हैं, खुशी ढूंढ लेते हैं। और अब गली बंद थी और एक बड़ा सा सवालिया निशान सबके सामने था। जाने ये ऊँट किस करवट बैठने वाला था। मलिहा ने चाय कपों में डाली और अम्मी और अब्बा जान के कमरे की तरफ चल दी। चाय ले लें अम्मी जान। उसने सर झुकाए तस्बीह में मशगूल माँ को पुकारा। उन्होंने खामोशी से कप थाम लिया। बाबा जान ने कुरान पाक पढ़ने के बाद जुज़दान में लपेट कर उसे दिया। उसने थाम कर सीने से लगा लिया और खामोशी से वापसी के लिए मुड़ गई। वो सब ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हो गए थे, एक दूसरे से नजरें चुराते, परेशान हाल, खामोश। हर वक्त घर में एक वहशतनाक खामोशी छाई रहती। मलीहा का दिल रोने लगा। मेरे इतने प्यारों को तुमने कैसे एक दूसरे की नजरों से चोर बना दिया है मुआज अहमद। वो आंसू पीती किचन में आ गई। उसे हर तरफ फैली खामोशी से वहशत हो रही थी। उसे 6 माह पहले का मंजर याद आया, कैसे हर वक्त घर में फरी और अब्बास ने उधम मचाया होता था। वो एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। ये दूसरी बात थी कि हर दूसरे मिनट वो झगड़ रहे होते थे। माहम बहुत खामोश, मूडी और किसी हद तक तल्ख मिजाज थी। बकौल अब्बास माज भाई की चमची थी। सुबह का आगाज उनके घर तूफान की नवीद लेकर आता था। हलचल, उधम, शोर शराबा, सबसे ज्यादा आफत अब्बास ने मचाई होती थी। ऐन वक्त पर उसकी हर चीज गुमशुद हो जाती थी। उसे अपनी हर चीज इधर उधर फेंकने की आदत थी और अगली सुबह उसकी तलाश में पूरा घर तलपट करने की भी। ऊपर वाले पोर्शन में चचा जान की फैमिली आबाद थी, जिनके 4 मेंबर थे। चचा चची, माज, अब्बास। 3 कमरों में से एक चचा और चची जान का बेडरूम था और दूसरा माज और अब्बास का मुश्तरका बेडरूम, जबकि तीसरे को ड्राइंग रूम की शक्ल दे दी गई थी। किचन मौजूद तो था लेकिन इस्तेमाल ना होने के बराबर था। अब्बास को लेट नाइट पढ़ने की आदत थी और माज को मुकम्मल अंधेरे में सोने की। इसी वजह से अब्बास ने खामोशी से एक दिन ये सोच कर के भाई तंग पड़ता होगा, अपनी किताबें और कंप्यूटर सिस्टम समेटा और ड्राइंग रूम का एक कोना संभाल लिया। वो भी ऐसे कर रहा था। उसके पढ़ने का तरीका भी मुनफरद सा था। फ्लोर कुशन्स पर अपनी किताबें, नोट्स, जर्नल्स
और ढेरों लिखे अनलिखे कागजात बिखराए। मौसम की मुनासबत के मुताबिक मशरूबात जैसे गर्मियों में मैंगो या स्ट्रॉबेरी शेक और सर्दियों में कॉफ़ी का फ्लास्क रखे रहता। उसकी नींद भी बड़ी कच्ची थी। जहाँ नींद आई वहीं पेन बंद किया, हर चीज़ बिखरी छोड़कर कंबल लपेटा और सोफे पर दराज हो गए। नौरीन चची उसे जगाने आती तो चीज़ों से बच बचाकर उस तक पहुंचना दुश्वार हो जाता। एक दिन उन्होंने गलती से उसकी चीज़ें समेट दी। रात वो कोई असाइनमेंट बना के सोया था और हस्बे मामूल तमाम पेपर्स वहीं बिखरे हुए थे। जब उसने ऐन वक्त पर असाइनमेंट ढूंढा तो तमाम कागजात को मिक्सअप पाया। उसका पारा चढ़ गया। फिर तो उसने वो हंगामा मचाया कि अलामान अल हफीज। नौरीन चची ने कानों को हाथ लगाया था। उसे जगाने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद से वो अलार्म लगाकर सोता था। सुबह उठते ही पहले बिखरी चीजें समेटता, फिर कोई दूसरा काम। कॉलेज के लिए तैयार होते हुए सबसे ज्यादा मसला उसे मोज़ों की गुमशुदगी का बनता। सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्लाना उसका रोज का मामूल था। और अब मलिहा ने खामोशी से सीढ़ियों उतरते अब्बास को देखा और वो नाश्ता किए बगैर बाइक स्टार्ट करने लगा। वरना कुछ अरसा पहले नाश्ते पर उसकी फरमाइशें और मलिहा का झिंझलाना, मसलन आज मुझे ट्राइफल खाना है, आलू का पराठा चाहिए, मलिहा को उसे हजार मिन्नतों के बाद मनाकर नाश्ता खिलाना पड़ता। नाश्ता करते हुए फरी से नोक-झोंक उसका महबूब मशगला था। और अब बाइक स्टार्ट करते हुए उसकी पैंट थोड़ी सी उठ गई थी। मलिहा ने देखा उसके पैर मोज़ों के बगैर थे। उसने झटके से रुख मोड़ लिया। फरीदा चादर लेकर आ गई। वो और अब्बास इकट्ठे कॉलेज जाया करते थे। नाश्ता नहीं करना? फरीदा ने हैरानी से पूछा। नहीं, उसने सर झुकाए हुए कहा और बाइक दरवाजे से बाहर निकाल ली। माँ भी स्कूल जा चुकी थी। उसने बाबा जान और चाचू को नाश्ता दिया और खुद चाय का पानी दोबारा से रख दिया। माज का नाश्ता वो कैसे भूल सकती थी? उसे पता था 9 बजे वो उठता है। सबसे पहले एक तवील बाथ लेता है, फिर ड्रेस सिलेक्ट होता है, फिर नाश्ता और फिर 10 बजे के करीब उसे बैंक के लिए निकलना होता था। सबसे आखिर में मुआज़ को नाश्ता देना होता था। इसलिए वो तसल्ली से उसके लिए पराठा बनाती, ऑमलेट बनाने के बाद रात का सालन गर्म करती और ताज़ा चाय बनाने के बाद ट्रे तैयार करती। फिर धीमे-धीमे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसके कमरे में चली आती। वो आम तौर पर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाल बना रहा होता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो नज़र उठाता और दूसरे ही लम्हे फिर मसरूफ़ हो जाता और वो एक उठती नज़र मलिहा का दिल तहोबाला कर जाती। वो कहकशाओं पर चलती ट्रे लिए आगे आती और टेबल पर धरने के बाद एक उर्फ़ी जुमला कहती। नाश्ता, फिर कमरे के साथ मसरूफ़ हो जाती। जब तक वो नाश्ता करता, वो कमरा समेट चुकी होती। होता ही कितना था, एक पराठे में से आधा प्लेट में मौजूद होता, उसी तनासुब से आमलेट भी। अलबत्ता चाय का कप खाली होता था। वो नाश्ता करने के बाद फारिग होता तो फाइल कवर उठाता, दरवाजे तक जाता, फिर रुक कर यकलफ्ज़ी हुर्फ उसके लबों से अदा होता, खुदा हाफ़िज़। और मलिहा को लगता जैसे उसकी सारी थकन उड़नछू हो गई हो। वो वहीं बैठ जाती, बचा हुआ नाश्ता करती और फिर ऊपर वाले पोर्शन की सफाई-सुथराई में मगन हो जाती। वहाँ से फारिग होने के बाद निचले पोर्शन में मसरूफ़ हो जाती। तब तक अम्मी जान और नौरीन चची दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती। और अब उसने बेहिसी से खौलते पानी को देखा और बर्नर ऑफ करने के बाद कमरे में आ गई। कमरे में हर तरफ फरी और माहम की चीज़ें बिखरी हुई थीं। उसने हर चीज़ वैसी ही रहने दी और खुद कंबल तान कर दराज हो गई। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो इस वक्त कुछ भी सोचने की पोजीशन में नहीं थी। वो सिर्फ गहरी नींद सोना चाहती थी और हैरत अंगेज तौर पर उसे नींद आ भी गई। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में गुम हो चुकी थी। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो नज़र सामने लगे सफ़ेद वॉल क्लॉक पर गई। 3:45। वो झटके से उठी। सामने ही माहम किताबें और कापियां बिखराए मैथ्स कर रही थी। कैलकुलेटर उसके हाथ में था। गुड आफ्टरनून आपी, माहम ने उसे उठते देखकर कहा। फरी कहाँ है? उसने सोए सोए लहजे में सवाल किया। माहम एक बार फिर मसरूफ़ हो गई। खाना किसने बनाया? उसने अगला सवाल किया। अम्मी जान ने। अच्छा, वो कहती हुई उठ गई। हर चीज़ ठिकाने पर थी। यकीनन फरी ने आकर सब किया था। उसे चमकता घर पछतावे की शिकार कर गया। उसे चमकता घर पछतावों का शिकार कर गया, क्योंकि जानती थी यकीनन फरी थकी हुई आई होगी और थकान के बावजूद ये सब काम करते उसे कितनी कोफत हुई होगी। वो बाहर आई तो फरी आईने के आगे बाल सुलझाती नजर आई। वो मलिहा को देखकर मुस्कुराई। फरी, सॉरी, मगर आज मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। वो अफसोस से बोली। इट्स ओके आपी, रोज आप ही तो करती हैं।
वो बालों को कैचर लगा कर बोली। अब जाएं खाना खा लें और उस गधे को भी खिलाएं, इतना मुंह फूला हुआ है उसका। फरी ने दोनों हाथ फैलाकर बताया, फिर मुस्कुराई। उसका इशारा यकीनन अब्बास की तरफ था। मलीहा किचन की तरफ मुड़ गई। कुछ देर बाद वो ट्रे तैयार करके ऊपर चली आई। वो सोफे पर औंधा लेटा हुआ था। अब्बास, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। पागल मत बनो, खाने से क्या नाराजगी? मैं तो खुद से नाराज हूँ। किस बात पर? मलीहा ने उसका बाजू पकड़कर उठाया। वो उठ बैठा, खफा खफा सा। आपी, आपको कोई फिक्र नहीं? किस बात की? अगले इतवार को यानी कि 9 दिसंबर को मोहतरमा मलीहा की यानी आपके मोहतरम मुआज अहमद के साथ रुखसती है। वो फट पड़ा। तो क्या करूं? वो सुकून से बोली। मुझे भाई की खामोशी से डर लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये खामोशी तूफान का पेश खेमा है। वो फिक्रमंदी से बोला। फिक्रमंदी छोड़ दो अब्बास। मैं कल भी उनकी मनकोहा थी, आज भी हूँ। मेरा खोंटा मजबूत है और मांस के लिए इसके सिवा क्या कहूँ। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। ये मत भूलें कि शादी खाना आबादी पर फारिया साहबा भी आ रही हैं। उसने याद दिलाया। वो जख्मी हंसी हंस दी। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? आपको उसे खतरा महसूस नहीं हो रहा? वो सख्त हैरान हुआ। कैसा खतरा? मैं एक खामोश तमाशाई हूँ अब्बास, जो सिर्फ तमाशा देखता है। उससे उसकी राय कोई नहीं लेता। और तुम्हारे भाई साहब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? यही ना कि ऐन रुखसती के वक्त इनकार कर दें। तो मैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। वो खुद अज़ियती से बोली। वो उसकी इंतहा पसंदी पर दंग रह गया। उसे वो दिन आज भी याद था जब फारिया नामी आफत का नज़ूल उनके घर हुआ था। वो बेहद खूबसूरत और मॉडर्न थी। रिश्ते में उनकी फूफोजाद थी। उसने आते ही गोया जादू की छड़ी घुमा दी थी। उसने मुआज़ अहमद को सरतापा बदल दिया था। यूं तो मुआज़ अहमद बड़ा कमगो और मूडी था। कम बोलना और कम हंसना शायद उसकी ज़िंदगी के मंशूर में शामिल था। अब्बास को याद नहीं पड़ता था कि उसने अपने भाई से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत की हो। फारिया ने आते ही फोकस किया था कि इस घर में दो नफूस सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, मुआज़ अहमद, मलीहा अहमद। सबसे ज़्यादा अहमियत मुआज़ की थी। अगरचा फारिया ने कभी उसे बाकी सबके साथ बैठकर हंसते बोलते नहीं देखा था, मगर वो इन लोगों में से था जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों के दिल में पैबस्त होते हैं। हर शख्स उनसे प्यार करता है। बगैर किसी वजह के दूसरे नंबर पर मलीहा थी और फारिया को लगा उसका नाम मलीहा के बजाय मदर टेरेसा होना चाहिए था। उसे अपने घर से मुतल्लिक हर फर्द की फिक्र होती थी। सुबह से लेकर शाम तक फारिया ने उसे किसी मशीन की तरह मसरूफ देखा। अगरचा फारिया के साथ मलीहा की शख्सियत बहुत दबी हुई लगती थी, मगर उसे कभी अपना ख्याल रखने का ख्याल ही नहीं आया था। उसके नज़दीक मोहब्बत सिर्फ ये थी कि अपनों का ख्याल रखना, उनकी पसंद नापसंद याद रखना और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना ही मोहब्बत थी। फारिया ने उसे बेतहाशा मसरूफ देखा था। उसे चंद दिन पोजीशन लेने में लगे और फिर उसने अपनी सारी तवज्जो मुआज़ अहमद की तरफ मरकूज कर दी थी। और फिर तो गोया मोजज़ा हो गया। वो मुआज़ अहमद जिसके पास वक्त की बेतहाशा कमी थी, हर वक्त फारिया को कंपनी देने के लिए तैयार रहता। पिकनिक स्पॉट विजिट किए जाते, जिनमें केएफसी तो कभी जॉयलैंड, कभी मैकडोनल्ड तो कभी फोर्ट्रेस शामिल होता। मलीहा को हमेशा से बाहर घूमने फिरने से एलर्जी थी, इसलिए वो माजरत कर लेती और यूं फारिया को खुद ब खुद अपनी अहमियत बनाने का मौका मिल गया। वो बात बात पर बुलंद कह कहे लगाने वाली एक बेहद बातूनी और बोल्ड लड़की थी, जो दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का हुनर बखूबी जानती थी। उससे माज की दिन ब दिन बढ़ती अंडरस्टैंडिंग सबकी नज़रों में खटकने लगी। सबको लगने लगा कि शायद वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा था और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद फारिया थी, जिसकी हर बात माज से शुरू होकर माज पर ही ख़त्म हो जाती। ये सूरत हाल सबके लिए नहायत तकलीफ दे थी। घर में माज और मलिहा की रुखसती की तैयारियां हो रही थीं और उस पर यह नया तमाशा किसी के लिए भी काबिल कबूल न था। घरेलू माहौल बड़ा अजीब सा हो रहा था। हर फर्द खिंचा खिंचा सा रहता। ऐसे में फारिया के कह कहे और भी अजियतनाक लगते। एक रात मलिहा और फारिया किचन में चाय पी रही थी। सब कमरों में जा चुके थे। मुआज भी अभी तक ना आया था। मलिहा तो उसके इंतजार में जाग रही थी, जबकि दूसरी तरफ फारिया भी उसी के इंतजार में जाग रही थी। इसी असना में डोरबेल हुई। मलिहा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, जबकि फारिया किचन के दरवाजे के पास रुक गई। वो बाइक अंदर ले आया। सहन में लगे एनर्जी सेवर की रोशनी में माज के माथे पर बंधी पट्टी नुमाया थी। मलिहा की चीख निकल गई। ये ये क्या हुआ है?
وہ अनसुनी करके बाइक स्टैंड पर लगाने लगा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा एक्सीडेंट, वो बदिक्कत बोली। कई आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। माज ने उसके शाने को थपथपाया। मलीहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बेख्तियार उसके शाने से लग गई। बिल्कुल ठीक नहीं हैं आप, आपको कोई ख्याल नहीं अपना। वो सिसकने लगी। मुआज ने उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो उसके लिए दूध गर्म कर रही थी जब फारिया ने उसे पुकारा। लाओ मलीहा, ये मैं ले जाती हूँ। मलीहा ने कदरे चौंक कर उसे देखा। उसके लहजे में महसूस कुन तब्दीली थी। फारिया दूध लेकर ऊपर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटा और फारिया को देखकर हैरान रह गया। वो इस वक्त उसकी आमद की तवक्को नहीं कर रहा था। ये दूध, उसने दूध का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। मुआज ने ग्लास थाम लिया। तुम्हारी कज़न तो बहुत बोल्ड है मुआज। उसके लहजे में तल्खी के साथ तंज की आमेजिश थी। वो चौंका, फिर बात की तह तक पहुंच गया। तो मगर तुम तो मुझे हर वक्त उसकी मिसालें देते रहते हो। वो खिलखिलाकर हंसा। अगर मलीहा इसे इस वक्त देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। वो हक रखती है, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। फारिया को झटका लगा। क्या मतलब? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, ये सच है। तुमने मुझे धोखा दिया, वो सदमे से चूर आवाज में बोली थी। वो उलझा। कैसा धोखा? मैं ये समझती रही कि तुम मेरे साथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम पागल हो फारिया, वो चीख पड़ा। मेरे किस अंदाज से लगा तुम्हें? मलीहा मेरी बीवी है। मैं तो सिर्फ इसलिए ये सब करता रहा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि इतनी दूर से आई कज़न को किसी ने कंपनी नहीं दी, सिर्फ मुरव्वत की वजह से। और तुम इतना गलत समझा मुझे। मुझे एक गैर फितरी ताल्लुक किस तरह गवारा हो सकता है? वो हकारत से बोला। मगर मुझे यही लगा, तुम्हारे अंदाज। मुआज ने उसकी बात काट दी। यू जस्ट शट अप। मैंने तुमसे किसी किस्म के अहदो पैमा नहीं किए। और मेरे किस अंदाज से लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ से बड़े होने की ज़रूरत है फारियाली। उसने उसके दिमाग की तरफ इशारा किया। उसने कतियत से बोलते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाया। यू में गो। वो सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकल गई। अगले दिन वो वापस चली गई। उसके जाने के साथ ही खुशी और शोर शराबा भी खत्म हो गया। हर फर्द दूसरे से नजरें चुराता नजर आता। माज पहले की निस्बत ज्यादा खामोश हो गया था। उसकी खामोशी की वजह फारिया की रवानगी को महमूल किया गया। सबको अजीब से वहम सताने लगे और उन्हीं दिनों रुखसती की डेट तय कर दी गई। इस सारे किस्से में अगर कोई सबसे मजलूम हस्ती थी वो यकीनन मलीहा थी, जो कि एक आलम बरज़ख में थी। मुआज़ अहमद से उसकी मोहब्बत गैर मशरूत थी, अगरचा उनके निकाह को 4 साल बीत चुके थे। मगर वो जब चाहती बेधड़क उसके कमरे में चली जाती। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो मुआज़ के साथ तन्हा है। अलबत्ता उस दिन वो अपनी बेख्तियारी पर जी भर के शर्मिंदा थी। वो नहीं जानती थी कि उस रात मुआज़ और फारिया के दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसकी वजह से वो अगले दिन ही वापस चली गई। उसे मुकम्मल यकीन था कि मुआज़ फारिया के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि वो बगावत की जुर्रत नहीं रखता, इसलिए मजबूरन उसे अपना रहा है। वो इस सोच पर इतनी पुरयकीन थी कि ये ख्याल उसे मार डालने के लिए काफ़ी था कि वो मुआज़ के लिए नापसंदीदा है। इन्हीं रोते धोते और बेजार कुन दिनों में शादी का दिन आ पहुंचा। वो दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी, तो मुआज़ अहमद भी स्याह डिनर सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। एक तवील और थका देने वाले दिन के अख्ताम पर और ढेरों ढेर रस्मों के बाद वो बेहद खूबसूरती से सजे मुआज़ अहमद के कमरे में मौजूद थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि फारिया शादी पर नहीं आई थी। वो जाने कब तक सोचों के लामतनाही जंगल में चकफेरियां खाती रहती। जब माहम ने उसे उसके ख्यालों से निकाला। आपी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। माज भाई का मूड बेहद अच्छा है और वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सब कजन्स के नरगे में हैं। थोड़े इंतजार के बाद आ जाएंगे। आप इजी होकर बैठें। वो तसल्ली दिलासे देकर चली गई और अब मलीहा थी और उसकी लायानी सोचे। काश को मुझसे पूछे कि मैं कितनी अजियत में हूँ, कितना तकलीफ दे है ये एहसास कि कोई हमारी पूरी जिंदगी हो और हम उसकी जिंदगी में कहीं भी ना हो। काश माज आपको यूं जबरी तौर पर खुश ना होना पड़ता। मैं जानती हूँ मैं आपके लिए मजबूरी का सौदा हूँ। गले पड़ा वो ढोल जिसे आपको हर सूरत बजाना पड़ेगा। वो सोच रही थी और पागल हो रही थी। जाने कब तक सोचती रहती अगर नींद उसे ना जकड़ लेती। दूसरी तरफ वो ऐसा फंसा था कि निकलने का चांस ही न था। देखो माज, आज तो दोस्तों का दिन है, आसफ ने कमीनगी की इंतहा करते हुए कहा। बिल्कुल, क्यों नहीं। वो बेचैनी अंदर दबाकर मुस्कुराया। वो उसे बिल्कुल माफ करने पर तैयार न थे, क्योंकि बकौल उनके इतना घुन्ना, खामोश और खानदान का हीरो
پہلی بار ان کے ہتھے چڑھا تھا تو کیوں نہ گن گن کر بدلے لیے جائیں۔ معاذ نے دزدیدہ نظروں سے وال کلاک دیکھا، سوئی ایک کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ چلو بھائی کوئی گانا وانا سناؤ۔ آصف نے ارباز کو اشارہ کیا اور وہ فوراً شروع ہو گیا۔ سونیے جے تیرے نال دغا میں کماواں تے رب کرے میں مر جاواں۔ اسی وقت تایا جان چلے آئے، ارباز کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ بھئی بچوں، رات کافی ہو گئی ہے، سونے کا ارادہ نہیں؟ ان کے لہجے میں ایک خاص تحکم تھا۔ سب کھسک لیے۔ معاذ نے دل ہی دل میں نعرہ مارا، جی ہیں تایا جان۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے محو استراحت تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے چوڑیاں بجائیں۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اسے جاگتے پا کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ گئی۔ معاذ کی تمام توجہ اس کی طرف تھی اور ملیحہ، اس کی تمام جان معاذ کے ہاتھ میں دبے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی ٹپا ٹپ بارش برسنے لگی۔ ایک بارش باہر برس رہی تھی، ٹھنڈی، سرد اور بے رحم، اور ایک اندر برس رہی تھی، مہربان، نرم اور پرحدت۔ اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی نہ جاگوں۔ ملیحہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح کا رنگ بے حد خوبصورت اور دل فریب تھا۔ معاذ ابھی تک سو رہا تھا۔ ملیحہ نے نظریں اس پر جما دیں، پھر اس کے لبوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ آ گئی۔ مروت نبھانا تو کوئی آپ سے سیکھے معاذ، بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے آپ نے اس جبری تعلق کو۔ وہ بے حد کنوتی ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ ملیحہ نے ایک نظر سوئے ہوئے معاذ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے سے ایک جمع غفیر اندر آ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا، آوازیں، کہے، نت نئی بولیاں۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ سویا رہتا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ولیمہ کی تقریب چونکہ شام کو تھی، اسی لیے سب ریلیکس تھے۔ ولیمے کی تقریب بخیر و خوبی نمٹ گئی۔ اس کے بعد ایک روٹین لائف شروع ہو گئی۔ فری کو میک اپ میں مہارت حاصل تھی، وہ اسے روز تیار کر دیتی اور عباس واپسی پر گجرے لے آتا۔ یوں معاذ کے آنے تک وہ بے حد خوبصورتی سے تیار شدہ سے ملتی۔ اس روز بھی وہ لوٹا تو کمرے کے دروازے پر فری اور عباس دربانوں کی طرح تعینات نظر آئے۔ خیریت؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، عباس نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر یوں کھڑے ہونے کا مقصد؟ وہ الجھا۔ ہمیں نیک چاہیے، فری چمک کر بولی۔ خدا کو مانو لڑکی، یہ کون سی قسط ہے؟ وہ بدکا۔ میں آپ کی بیگم کو روز اتنا زبردست میک اپ کرتی ہوں اور میں آپ کی بیگم کو روز گجرے لا کر دیتا ہوں، اس کا۔ اچھا تو وہ تم دونوں کرتے ہو تو آپ کو کیا لگا ہمارے پچھواڑے کیا گجرے کا پودا اگایا ہے؟ عباس چمک کر بولا، یا پھر آپ کی بیگم اتنی زبردست بیوٹیشن ہے؟ فری نے فوراً تائید کی۔ وہ بے بس ہوا۔ چلو ملیحہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں لیے اندر آ گیا۔ ملیحہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلیو کامدار سوٹ میں۔ نفاست سے ہوئے میک اپ میں وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بھئی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔ ہمیں نیک چاہیے، وہ دونوں کورس میں بولے۔ ملیحہ سمجھ گئی۔ نیک چاہیے یا خدمات کا معاوضہ، جو آپ سمجھ لیں، عباس ڈٹائی سے بولا۔ لیں بھئی بیگم صاحبہ، انہیں تو فارغ کریں۔ معاذ نے والٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ یہ تو حال ہے بیچاری عورتوں کا، اگر کبھی شوہر مہربان ہو جائیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ فری نے اس کی حیرت دیکھ کر مذاق اڑایا۔ وہ خفیف ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہتے ہوئے والٹ کھولا اور انہیں پیسے دینے لگی۔ جیو پیاری بھابھی، خدا تمہیں خوش رکھے، سکھی رکھے، سدا سہاگن رہو، خدا تمہاری گود ہری۔ عباس کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجتا رہتا اگر فری بروقت اسے کوہنی نہ مارتی۔ کیا ہے؟ بلبلا اٹھا۔ کیا ایکسپرٹ فقیر کی طرح شروع ہو گئے ہو؟ چلو اب۔ فری نے اسے باہر دھکیلا۔ ان کے جانے کے بعد معاذ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ملیحہ، تمہیں تو پتہ ہے نا، ڈائیلاگز کے معاملے میں بالکل اناڑی ہوں، شاعری بھی نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا۔ ادھر تو دیکھو۔ اس نے مسکرا کر ملیحہ کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ اور یہ کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے، تمہیں یہ زبان سمجھ آتی ہے نا؟ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ملیحہ کا دل خون ہونے لگا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ حیران سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ معاذ گھر پر ہی تھا، جبکہ عباس دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ ملیحہ نے چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھا اور واپس جانے لگی جب معاذ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ملیحہ، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور تمہارے کام ہی نہیں ختم ہو رہے۔
نہیں کام تو کوئی نہیں ہے، چلو تیار ہو جاؤ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ شام تو ہو گئی ہے، رہنے دیں۔ تو اچھا ہے نا، شام ہو گئی ہے، فورٹریس چلیں گے یا پھر جوائے لینڈ، اور واپسی پر KFC۔ اس نے اصرار کیا تو وہ بھی ہار مان کر اٹھ گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد سر ہاتھوں پر گرا بیٹھ گیا۔ کیسی لڑکی ہے میرے مولا، کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتی۔ جتنا بھی پیار کروں، کتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کر لوں، کوئی اثر ہی نہیں، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ جب کوئی سمجھ نہ آیا تو خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ وہ شاور لے کر لوٹا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند نظر آیا، یعنی عباس آ چکا تھا۔ وہ اسے بھی کہنے کے خیال آگے بڑھا جب ملیحہ کی آواز نے قدم وہی روک دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عباس، میں کیا کروں؟ وہ رندی آواز میں بولی تھی۔ معاذ بھائی تو بہت خوش ہیں آپی، اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عباس کی الجھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خوش نہیں ہیں، وہ بالکل خوش نہیں ہیں، وہ صرف مجبور ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ فاریہ کو پسند کرتے تھے۔ وہ رونے لگی۔ رو کیوں نہیں ہیں؟ اور فاریہ تو ماضی کا قصہ بن چکی ہے، بھول جائیں اسے۔ میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ان کے دل میں ہے۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ کیا؟ بھائی نے آپ سے کوئی بات کی؟ وہ جھلا گیا۔ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ مضطرب ہوا۔ رکھتے ہیں، اور یہی چیز تو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ خود پر جبر کر رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے پل پل مار رہا ہے کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار بھائی سے بات کر لینی چاہیے۔ معاذ کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو چکا تھا، اس کے برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ 27 دسمبر کی بے حد خنک اور سرد شام تھی، مگر اسے لگا جیسے پورے وجود سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد وہ بلند آواز میں چلایا، ملیحہ! چند سیکنڈز بعد وہ اندر آ گئی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ چند لمحے وہ اسے تندو تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر بے اختیار آگے بڑھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ گاڑے وہ دھیمے لہجے میں گھرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں مجبوراً تم سے نبھا رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے وہ آج بھی میری زندگی میں ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں خود پر جبر کر رہا ہوں؟ اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایک ہی بار بتا دو۔ اس کی حیرانی سے پھیلی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کتنی اذیت میں تھا۔ ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی، جس دیکھنا تو دور، جس کی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، تم نے اسے میرے ساتھ؟ وہ صرف میری کزن تھی، میں نے تو کبھی تم پر ایک استحقاق کی نظر نہیں ڈالی تھی، حالانکہ تم میری منکوہہ رہی ہو 4 سال، اور تم نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا، اتنا گرا ہوا سمجھ لیا مجھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ملیحہ کو جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں ملیحہ، ہاں اظہار اب کرتا ہوں، اور پہلے کبھی نہیں کیا، اور تمہیں لگتا ہے میں جبری طور پر یہ سب کرتا ہوں؟ معاذ میری بات سنیں، وہ بے قراری سے بولی۔ معاذ نے اس کے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ معاذ میں اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تھا۔ ملیحہ اس کا انتظار کرتے کرتے آخر کار نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور دوسری طرف وہ رات گئے ٹھنڈ میں پھرتا رہا، جس کا نتیجہ اگلے دن سامنے آیا تھا۔ اسے تیز بخار نے آ لیا تھا۔ چچا جان نے اسے جاب پر نہیں جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر دے گیا۔ ملیحہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سوپ کا باؤل تھامے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوپ پی لیں، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ رکھ دو کہیں، اس آب حیات کو پی لوں گا، وہ تلخی سے کہہ کر منہ لحاف میں چھپا گیا۔ ملیحہ آنسو پیتی باہر آ گئی۔ ملیحہ، معاذ نے دوا لی؟ چچی جان متفکر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ سوپ ہی نہیں پی رہے۔ ہاں، بیماری میں بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہزاروں نخروں کے بعد مانتا ہے۔ جی میں پھر کوشش کرتی ہوں۔ وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ معاذ بس کر دیں، معاف کر دیں مجھے، وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا سوپ تو لے لیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے دوائیاں لیں اور پھر سے بستر میں دبک کر غافل ہو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے پورا دن ملیحہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ اسے اگلا دن بھی اس طرح بیت گیا۔ وہ کچن میں لنچ بنا رہی تھی جب عباس چلا آیا۔ آپی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ بس تیار ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ نہیں تو، اس نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے چھپائیں گی؟ بتائیں بات کیا ہے؟ وہ برا مان گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں عباس، اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔
क्या बात है आपकी, बड़े बड़े मार के मार लिए हैं आपने तो। कल हमने आपके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है न्यू ईयर की खुशी में। मुझे नहीं पता मनाएं अपने मियाँ साहब को, कल मुझे आपके ये बिगड़े हुए चेहरे नजर ना आए। वो वार्निंग देता चला गया और वो बात करने का मौका ढूंढती रह गई। मौका तो तब मिलता जब वो उसे मौका देता। अगला दिन बीत गया, वो सहन में थी जब अब्बास आया। मैं बेकरी पर जा रहा हूँ केक लेने। वो अंदर चली आई। माज बड़ी तसल्ली से बेड पर बैठा, अपने आगे कुछ पेपर्स रखे लिखने में मसरूफ था। वो उसके नज़दीक आ गई। माज, मैं उसने बात शुरू की ही थी कि वो पेपर्स एक तरफ फेंकता उठा और खिड़की में जाकर खड़ा हुआ। मलिया का दिल भर आने लगा और वो भी उठी और चलती हुई उसकी पुश्त पर आ खड़ी हुई। फिर उसने सर उसकी पुश्त से टिका दिया। बस करे नाराजगी, मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं मानती हूँ अपनी गलती। अब बस कर दें, माफ कर दें मुझे। उसके आंसू बहने लगे। मुआज ने एक झटके से खींचकर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। रो क्यों रही हो? गुस्सीला लहजा, मगर वो जरा भी नहीं डरी। मैं रो नहीं रही, मैं तो आंखें साफ कर रही हूँ ताकि आपको वाजे तौर पर देख सकूं। आप फिर मुझे किसी धुंध में लिपटे हुए नजर ना आए। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बेख्तियार उसे सीने में भींच लिया। अगर फिर कुछ गलत सोचा तो मुझे मौत आ जाए, वो शिद्दत पसंदी से बोली। पागल, नए साल का आगाज क्या रोते हुए करोगी? मलिहा के आंसू फौरन बंद हुए थे। मुझे हमेशा इसी तरह चाहेंगे मुआज? उसने यकीन दहानी करवानी चाहिए। हाँ, हमेशा इसी तरह चाहूंगा। मुआज ने उसकी पेशानी को चूमा। कभी नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। उसने अब की बार उसकी नन्ही सी नाक को छुआ। और बाहर जाने के लिए भी नहीं कहेंगे? क्यों भई? मुआज को फौरन एतराज हुआ। मुझे हजूम से वहशत होती है, जैसी मेरी जान की खुशी। वो मुस्कुराया। उसी वक्त दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। भाई, आप ही आ जाएं। अब्बास की आवाज़ थी। ये क्यों डिस्टर्ब करने आ गया है? वो बदमज़ा हुआ। वो हंसती हुई उससे अलग हो गई। न्यू ईयर नाइट है आज, पार्टी रखी है उन्होंने। ओह अच्छा, तो नए साल के लिए आपकी दुआ क्या होगी बेगम साहिबा? वो उसका हाथ थामे दरवाजे के सिमत बढ़ते समय पूछ रहा था। यही कि हमें एक दूसरे की मोहब्बत रास आ जाए। वो बाहर आ गए। ड्राइंग रूम के सेंट्रल टेबल पर बहुत खूबसूरती से लवाजमात सेट किए गए थे। ये क्या है? माहम चिल्लाई। फरी, तुम्हारे चीफ गेस्ट इतने खराब हुलियों में आए हैं। चीफ गेस्ट जो हैं, अब्बास मुस्कुराकर बोला, सब खिलखिला दिए। चलें जनाब, केक काटें। फरी ने छुरी माज को थमाई। माज ने छुरी मलिहा के हाथ में दी और ऊपर अपना हाथ रख दिया। सबकी मानी खेज आवाज़ों और सीटियों के शोर में उन्होंने केक काटा था। वो दिल से अपने रब का शुक्रगुजार हो गई, जिसने उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा था। आने वाले साल का आगाज़ बेहद खूबसूरती से हुआ था और उसे यकीन था कि ये साल उसके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। उसने मुस्कुराते हुए केक का पीस माज के मुंह पर मल दिया। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।